लाए हैं एक स्पेशल फीचर, उद्योग की ताकत समाज की सेवा। ये कहानी है उस औरत की जो सिर्फ बिजनेस नहीं करती बल्कि अपने बिजनेस के ज़रिए सोसाइटी में चेंज लाने का हौसला रखती है। हमारे साथ है निदर्शना गोवानी। आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। धन्यवाद। निदर्शना जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपका जो ट्रस्ट है कमला अंकीबाई घमंडी राम गोवानी ट्रस्ट, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये शुरुआत कैसे हुआ इसका? हमारी 60 इयर्स ओल्ड ट्रस्ट है। ये मेरे फादर इन लॉ ने फॉर्म करी थी और मेरे फादर इन लॉ ने इसके अंदर काफ़ी स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर, धर्मशालाएं बनवाई, तो काफ़ी काम कर रही थी ट्रस्ट। फिर जब मैं कोविड में आई तो मुझे समझ में आया कि कोविड में जब इतनी तकलीफ़ें लोगों को हो रही है तो क्यों नहीं हम अन्य दान दें और अन्य लोगों को दें। मंदिर बनाना एक अपना कॉन्सेप्ट है, पर जीवित लोगों के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो कोविड में हमने 10 लाख किट्स बनाई और हमने सारी जितनी भी स्लम्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमने किट के अंदर 10 किलो आटा, 4 किलो चावल, 4 किलो दाल, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और जो सब्जी में उस टाइम कुछ अवेलेबल नहीं था तो आलू और कांदा, तेल, घी, पोहा, सूजी, ये सब डालकर एक किट बनाई कि कम से कम एक परिवार 20 दिन तक चला सके। पोद्दार हॉस्पिटल जो है आयुर्वेदिक अस्पताल जो वर्ली में है, वो हमने 2 महीने के लिए अडॉप्ट किया, पर वो 2 महीने से कैसे साल, 1.5 साल निकल गया हमें पता ही नहीं चला। दैट इज़ सच एन अमेजिंग थिंग टू डू फॉर समबडी। आप बहुत सारा काम कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प करना टू स्टडी मोर। आप मुझे बता सकते हैं ये वाला जो आपका इनिशिएटिव है, इस पे आप कैसे काम कर रहे हैं और कहाँ तक ये आगे बढ़ा है? जैसे मैंने अपनी जर्नी आपको बताई कि मैं ट्रस्ट में इन्वॉल्व लॉकडाउन से हुई, फिर ये जर्नी शुरू हो गई, ख़त्म नहीं हुई, और मुझे फिर ये फील होने लगा कि जितनी भी निगलेक्टेड लोग हैं सोसाइटी में, जैसे ट्रांसजेंडर हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, गरीब बच्चों की एजुकेशन है, इन सब पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तो मेरे यहाँ स्लम बहुत है, वहाँ पर एक अमृता टीचर है, वो हमारे ट्रस्ट के साथ बहुत दिनों से काम करती हैं। उनके हस्बैंड बीएमसी में काम करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि बीएमसी में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं। वो टीचर सब पे ध्यान देने की कोशिश करती है, पर कितना ही दे सकती हैं। तो हमने उनकी ट्यूशन फ़ीस भरी और अमृता टीचर को भी कहा कि आप भी इनकी ट्यूशन्स लीजिए। तो उससे बच्चों का माइंड शार्प हुआ, बच्चे और शार्प होते हैं ट्यूशन लेने से, और उनको अपना विज़न क्लियर हुआ कि व्हाट दे वांट टू डू फॉर सोसाइटी, क्या बनना चाहते हैं। तो विज़न हमारे बच्चों में बहुत है। जैसे यूथ की ताकत देश के पास है और भारत देश के पास है, सिर्फ उसको उभारने की और मदद की ज़रूरत है। तो वो सुन के इतना दिल को अच्छा लगता है कि दे वांट टू डू समथिंग, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं। डेली वेंडर्स के लिए बच्चों को एजुकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और हर ही जगह, मुंबई नहीं, आप अगर मुंबई से बाहर ट्राइबल एरियाज़ में चले जाएं, वहाँ तो एजुकेशन एकदम ज़ीरो है। सरकार अपना काम कर रही है, पर मुझे लगता है हमारे जैसे जो ट्रस्ट हैं, अगर वो सही रूट पे काम करें तो वो काफ़ी चेंज ला सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है एजुकेशन, हर एक महिला के लिए, उसके बच्चे के लिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बैंक में खाता खोलने जा रहे हो और अगर आपको अपना नाम लिखना नहीं आता है तो आप कैसे अपना खाता संभालोगे? तो थोड़ा बेसिक एजुकेट करना ज़रूरी था, तो हमने महिलाओं को भी किया। तो जब घर की महिलाएं एजुकेट होती हैं तो उनका पूरा परिवार एजुकेट होता है। क्योंकि आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपने सिर्फ उनको एडुकेट भी नहीं किया, यहाँ तक कि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया, जो आज बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे आपने किया? स्वयंभू कौशल विकास केंद्र खोल के। हमें थोड़ा बताइए ये। तो कौशल विकास केंद्र जब मैंने खोला तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट था कि पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि नाम लिखना सिखाया। बिल्कुल। फिर हमने उन्हें ये एजुकेट किया कि वो अपना बैंक अकाउंट खोलें, और ट्रस्ट ने बैंक अकाउंट खुलवाए उनके। फिर बैंक अकाउंट खुलने के बाद काम सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो कुछ कार्य नहीं सीखेंगी वो अपने परिवार को कैसे संभालेंगी। और बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता है, घर में मदद करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। बाती बनाना सिखाया, उनको चप्पल बनाना सिखाया रबर की,
और भगवान के माला जपने का पाउच बनाना सिखाया, माला जपनी जिसको बोलते हैं उसकी थैली सिखाई, फिर कपड़े की थैली सिखाई क्योंकि अयोध्या इको फ्रेंडली हो रहा था उस टाइम पे, पूरा शहर को इको फ्रेंडली किया था। तो जो चीज़ें मंदिर से रिलेटेड हैं या काम आ सकती हैं वो सब हमने महिलाओं को सिखाई और काफ़ी अच्छे से उनने सीखा। आपको कभी किसी ने आके कुछ बोला हो जो उन्होंने खुद देखा हो डिफरेंस अपने लाइफ में इसके बाद? तो जब मैं कौशल विकास केंद्र बहुत अच्छा चल रहा था और गई थी दीप उत्सव के पहले, तो मैं सबको दिवाली मिलने गई थी, तो उनके चेहरे पे जो खुशी और कॉन्फिडेंस था वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कौशल विकास केंद्र की बातियाँ दीप उत्सव में प्रयोग उनका यूज़ हुआ, प्रयोग किया उन लोगों ने। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि हमने मुस्लिम महिलाओं को भी स्किल डेवलप किया है उनका भी। और वो जब बाती बनाने के लिए आती थी इंस्टीट्यूट में तो वो अपने हाथों को धो के पोंछ के फिर बातियाँ बनाती थी। तो जब उनने पहली बार अपनी थैलियाँ, बाती, चप्पलें बेची तो उनको जो कॉन्फिडेंस था आया, वो इतना, मतलब उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। इवन सेक्स वर्कर्स, जी, आप उनके साथ भी काम कर रहे हैं और उनको भी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, जस्ट नॉट हेल्प बट उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लोग उनको सिखा रहे हैं टू बिकम मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? तो मैं महिला सम्मान योजना के तहत उनसे जुड़ी और मैं उनकी एफडीज़ कर रही थी कि जो ओल्ड सेक्स वर्कर्स हैं जब वो ओल्ड हो जाएंगी तो एटलीस्ट उनको उस एफडी का 3 साल पे जब वो एफडी वो हो जाएगी, पकेगी और जब भी अच्छी हो जाएगी तो उनको उसका डबल आएगा, जो आपको पता है कि सरकार ने शुरू किया था। तो जब गई उनको मिलने तो देख के बहुत दुख हुआ। मैं एक कहानी शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर, आपको उनके बारे में बताना चाहूँगी कि हम लोग सेकेंड नवरात्रि जो दांडिये की होती है, हम सबके साथ ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर, डेफ एंड डम कम्युनिटी, स्पेशल चिल्ड्रन, कैंसर पेशेंट सबके साथ गरबा खेलते हैं। तो इस बार जब हम गरबा खेल रहे थे तो वो बड़े प्यार से आती हैं सच के और हमें गले मिलती हैं और अपने बच्चों के साथ आती हैं। तो मैं उनके बच्चों से पूछती हूँ पढ़ रहे हो ना? उसमें से एक बच्ची ने मुझसे कहा नहीं मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। तो मैंने उसकी माँ को बुलाया और एक ट्रस्ट भी है उनकी सेक्स वर्कर्स की, उसकी हेड को बुलाया कि ये क्यों नहीं पढ़ रही है। तो उसने मुझे बताया कि मैम इसको जन्म से HIV है, इसलिए इसको कोई स्कूल लेता नहीं है। तो वो फीलिंग ऐसी थी मुझे कि उस बच्ची की क्या गलती है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब उस बच्ची की क्या गलती है। तो मैंने, अमृता उसी टाइम वहीं थी, तो मैंने उनको कहा, मैंने बोला अमृता मिस प्लीज़ इसकी ट्यूशन लीजिए, आप प्राइवेट ट्यूशन से इसको पढ़ाइए कि ये अपने पैरों पे खड़ी हो सके, क्योंकि HIV कोई रोग ऐसा नहीं है कि आप कुछ बन नहीं सकते। फिर हमने उसकी पढ़ाई के लिए बात किया और हम उसको भी एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े रहे और ऐसा मकाम बनाए कि उसको मेरे जैसी निदर्शना की हेल्प कभी नहीं लगे। तो हमारा जो, अगर आप पढ़ेंगे कि कमला अंकीबाई घमंडीराम गोवानी ट्रस्ट राइजिंग बाय लिफ्टिंग अदर्स, तो उसका एक ये भी बहुत बड़ा महत्व है कि हम जो सामाजिक काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आज हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, पर हम आपको इतना सक्षम बनाना चाहते हैं कि कल आप दूसरों को सर्विस दो। तो मुझे लगता है कि जब हम सोशल वर्क करते हैं तो हम दूसरों को सक्षम बना रहे हैं कि वो दूसरों को सक्षम बना सके। आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू हियर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव थी आपकी, खादी लॉजी। जी, मुझे बताइए आप, ये क्या है? खादी के लिए जब बात करते थे तो लोगों का एक माइंडसेट था कि खादी एक खदरा कपड़ा है। जी, जबकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खादी खदरा कपड़ा नहीं है। आप खादी को सिल्क में पहन सकते हैं, खादी कॉटन में चलता है, पॉलिस्टर में चलता है और वुल खादी भी होता है। तो जब मैंने खादी पे रिसर्च किया और पता किया, मैं खादी के बोर्ड से मिली थी और मुझे मालूम पड़ा था कि महाराष्ट्र में खादी बहुत कम उपयोग हो रहा है और हमारे रेट्स दूसरे स्टेट से कम है। तो हमने खादी लॉजी एक शुरू किया जिसमें हम खादी बोर्ड के साथ मिल के, भामरे सर और जो डायरेक्टर हैं और जो दिल्ली में खादी बोर्ड के हैं उनके साथ, राजेंद्र साहब साठे साहब के साथ मिल के हमने ये शुरू किया कि सर खादी को यूथ में लाना चाहिए और एक हमारे यूथ को बताना ज़रूरी है कि कितनी प्राउड फीलिंग होती है जब हम खादी पहनते हैं। तो हमने खादी लॉजी
जेसी कॉलेज के साथ, केसी कॉलेज के साथ किया, जेजे कॉलेज के साथ किया, फिर एक इंडिपेंडेंट खादी शो किया जिसमें हमने ऑल ओवर बॉम्बे के कॉलेज स्टूडेंट्स को लिया, नेशनल कॉलेज के बच्चे भी थे हमारे साथ, और खादी लॉजी की शुरुआत की कि आप खादी, हाउ कैन यू वेयर खादी इन मॉडर्न वे ऑल्सो। एब्सोल्युटली। फिर हमने डिज़ाइनर्स के साथ उसके लुक क्रिएट किए, ट्रेडिशनल लुक, कुर्ता खादी का हो सकता है, गोवा लुक, आप शॉर्ट्स और टी शर्ट भी खादी के, मतलब शर्ट्स प्रिंटेड पहन सकते हो टाई एंड डाई के खादी के। फिर खादी की स्कर्ट्स भी बन सकती हैं, खादी के सूट्स पहन सकते हो आप टाई एंड डाई को बना के या ब्लॉक प्रिंटिंग करके। सो उस तरह से हमने यूथ में खादी इंट्रोड्यूस किया। एंड जस्ट नॉट दैट, मैं जो दूसरी बात पे आना चाहती हूँ, खादी से भी रिलेट, सस्टेनेबल भी है, बिल्कुल इको फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली है, और शायद आपको ये नॉलेज, आप बिल्कुल मानते हो क्योंकि आप इस पे काम करते हो। जब आप खादी लॉजी कर रहे हो, आप इसके बारे में भी सोच रहे हो, तो हमें पता है कि खादी इज़ इको फ्रेंडली, खादी इज़ सस्टेनेबल, पूरी दुनिया बात कर रही है, जबकि गांधी जी बहुत पहले बोल चुके थे। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको भी पता होगा कि खादी गर्मी में आपके स्किन को, बॉडी को ठंडा रखता है, और ठंड में वो आपको नॉर्मल टेम्परेचर देता है। मैं दो चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक है आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है, ये जो आप काम कर रहे हो वो, और एक चीज़, और इसके साथ जो चैलेंजेस आते हैं और आए हैं, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कोई स्टोरी तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैं बिज़नेस फैमिली से आती हूँ, और मैं जब ये काम करती हूँ तो लोगों को लगता है कि ये क्यों कर रही हैं, ज़रूरत नहीं है, या क्या मोटिव है इसके पीछे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इसके पीछे एक क्लियर सोल मोटिव है कि मैं कोई क्रेडिट लेने यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं जो कर रही हूँ मैं समाज के लिए कर रही हूँ। आज जो मैं समाज से ले रही हूँ मैं समाज को देना चाहती हूँ, और अगर हम सब ये सोचें तो चीज़ें बदलेंगी। बहुत चैलेंजेस आते हैं, लोग समझ नहीं पाते कि इसके पीछे एक क्लीन इंटेंशन है। मुझे कोई अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाना है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, क्योंकि जब मैं स्लम में जाती हूँ तो सीढ़ी भी उतरनी पड़ती है और उनके जैसा बनना पड़ता है। तो मेरा एक ही मकसद है ये करने का कि ये कॉलिंग है, शायद भगवान ने चुना है मुझे ये करने के लिए। मेरे घर से भी मुझे पूछा जाता है क्यों कर रही हूँ, क्या मिलता है। जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है उससे बड़ा पीस मुझे और कुछ नहीं लगता है। और मुझे लगता है जो मैंने सोसाइटी से लिया है वो मुझे वापस देना है, क्योंकि हम कुछ नहीं ले जाएंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल था, जो इको फ्रेंडली टॉयलेट्स, मैंने टॉयलेट सुना है लोग टॉयलेट्स बना रहे हैं। हम देख रहे हैं बॉम्बे में ये चेंज हो रहा है कि कितने सारे, पहले बिल्कुल नहीं थे और अभी है। बट ये इको फ्रेंडली टॉयलेट्स क्या होता है और ये आप कैसे कर रहे हैं? अयोध्या में बनाए थे हमने, और वहीं के कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा मैम अभी दीप उत्सव है और हम लोग को इको फ्रेंडली टॉयलेट्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो लोग बाहर रोडों पे बाथरूम करेंगे और पूरा एनवायरनमेंट ख़राब होगा। रात भर बच्चे बैठे, और उनका भी एक छोटा ट्रस्ट है, तो हमने पूरा माइंडस्टॉर्म किया कि कैसे बनाया जाए। तो आइडिया आया एक बच्चे को, फिर हमने उसको यूटिलाइज़ किया कि 5 लीटर की बॉटल से हमने इको फ्रेंडली टॉयलेट्स बनाए। कैसे? तो बॉटल को हम लोगों ने यूरिनर्स बनाए उससे, और उसको पूरा रातों रात ईंट से, और पूरे 3 वॉल और एक दरवाज़ा लगाया, उसमें यूरिनर्स बनाए इको फ्रेंडली। 5 लीटर की बोतल को उल्टा किया और उसका जो राउंड जहाँ से पानी आता है उसको नीचे पाइप से कनेक्ट किया, नीचे ड्रेन रखा उसके लिए। और ये बच्चों के आइडियाज़ हैं? जी, मतलब बच्चों के आइडियाज़, और हमने उनको हेल्प किया एंड वी कुड डू इट। और इतना क्लीन था दीप उत्सव के टाइम अयोध्या, आज से 2 साल पहले, कि पता ही नहीं लगा, मतलब कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। एक चीज़ जो आप जिसके लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं वो है एनीमिया अवेयरनेस। यानी फूड ड्राइव्स भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो एनीमिया अवेयरनेस है, बिकॉज वी नो मोस्ट ऑफ द वीमेन हमारे देश में जो एनीमिक है, ये घर घर की बात है। इट डजेंट मैटर आप कौन से लाइफ के किस स्टेज पे है या आप कहाँ से आ रहे हैं, राइट? तो
इसको आप कैसे सॉल्व करने का सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं? एनीमिक होना और एनीमिया होना ये आपको किसी को भी हो सकते हैं, मतलब बच्ची को भी हो सकता है 8 साल की। तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो आप क्या खाते हो, आप डिवॉर्म करते हो कि नहीं। तो एनीमिया पे जब काम करना शुरू किया तो लोगों के अंदर बहुत वीकनेस है, मतलब उनको पता ही नहीं कि एनीमिया होता क्या है, स्पेशली रूरल एरिया, गांव में, और अच्छे घरों में भी प्रॉब्लम है। तो हमने जब उस पर स्टडी किया तो पहले एक चार्ट बनाया कि क्या खाना चाहिए एनीमिया होता है, तो आप एनीमिक हो तो आपको कैसे अपना ब्लड काउंट बढ़ाना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप डिवॉर्म कैसे करते हो। अब तो डॉक्टर्स अवेयरनेस देते हैं पर बहुत लोगों को पता नहीं है कि साल में 2 बार डिवॉर्म होना चाहिए, डिवॉर्मिंग करनी चाहिए 6-6 महीने में। थर्ड, सॉइल टेस्टिंग पे बात की हमने कि आप जब तक आपकी खाद ऑर्गेनिक नहीं है तो आप उसमें कुछ भी उगाओगे या कुछ भी फार्मिंग करोगे वो हेल्दी नहीं रहेगी। ये भी तो है कि ऑर्गेनिक, जैसे हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं वहीं पे सब सब्जियों की प्राइसेस बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक मतलब एक्सपेंसिव। Yes. तो आप जब अब ये वाले सिचुएशन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा कि एक आम आदमी भी ऑर्गेनिक खाना खा सके ताकि वो उसको पोषण दे सके। जी, सबके यहाँ पर गाय है, गांव में तो सब खेती बाड़ी करते हैं, गाय भैंस सबके यहाँ होती है, उनका गोबर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद बनाता है। सो ऐसा नहीं है, कोशिश की जाए तो थोड़ी मात्रा में आप अपने लिए भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, मतलब अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। सो ये एजुकेशन हमने एनीमिया के थ्रू काफ़ी चीज़ें दी, सॉइल टेस्टिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बच्चियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो एनीमिया से हम काफ़ी चीज़ों पे काम कर पाए। हमने HIV के बारे में बात किया है, लेकिन आज हमें बताइए कि HPV वैक्सीन क्या होता है और ये आप बच्चों को कैसे दे रहे हैं? सो जैसे पोलियो था वैसे HPV वैक्सीनेशन है। लेकिन ये HPV है क्या? इट्स फॉर सर्वाइकल कैंसर। ओके। लड़कियों में, गर्ल चाइल्ड में सर्वाइकल कैंसर का काम करता है। और अब आपको एक और जानकारी देती हूँ कि बच्चों को, बॉय चाइल्ड को भी लगता है पोस्ट्रेट कैंसर के लिए। हमारा ज़माना जब था तब वैक्सीनेशंस नहीं होते थे, काफ़ी लोग हैं जिनको पोलियो का वैक्सीनेशन भी नहीं मिला है। बिल्कुल। अब जिस तरह से विज्ञान ने तरक्की की है और वैक्सीनेशंस बन रहे हैं और आगे चल रही है दुनिया, तो HPV वैक्सीनेशन आया है जो बच्चियों को लगाना चाहिए और लड़कों को भी लगाना चाहिए। HPV वैक्सीनेशन लगाने से उसके 3 डोज जाते हैं और उसका एज ग्रुप है 12 to 14 ईयर्स को अगर आप लगाते हैं तो 2 डोज भी इनफ होते हैं। अगर उससे बड़ी लड़कियां हैं 25 साल के अंडर तो आपको 3 वैक्सीनेशन कंपलसरी लगाना है। अब जैसे अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो मैं HPV वैक्सीनेशन नहीं ले सकती हूँ। बच्चों को देना ज़रूरी है क्योंकि विज्ञान ने तरक्की की है। अगर कोई चीज़ है, आप देख रही हैं जैसे कोविड आया, बीमारी फैल रही है, नई चीज़ें, रेडियोलॉजी इतना पुराना सब्जेक्ट है पर पहले किसी को कैंसर के बारे में पता ही नहीं था। अब तो हर 2 घर में आपको मालूम पड़ता है somebody is suffering from cancer। तो जब है, टेक्नोलॉजी इतने ग्रो हुई है, मेडिकल इतना ग्रो कर रहा है, सक्सेस है, चीज़ें आ रही हैं, तो वाई नॉट टू यूज़ इट। तो हमने HPV वैक्सीनेशन गरीब बच्चियों को लगवाया, मिडिल क्लास बच्चियों को जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है लगाने के लिए। बड़े घर के लोग तो बच्चों को लगा लेते हैं क्योंकि पूरी फाइल बन जाती है डॉक्टर्स की, बच्चा पैदा होते ये वैक्सीनेशन ये डे पे, बिल्कुल, तो ईजी होता है उनके लिए। तो पहले स्विस मेड आता था जो ट्रस्ट को 2400 का एक वैक्सीनेशन मिलता है। तो हमने पहले 100 बच्चियों को लगवाया क्योंकि उन्हीं 100 बच्चियों को मुझे 2nd और 3rd डोज भी देना है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपनी बच्ची को स्वस्थ देखना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि उसको इस तरह की कोई बीमारी हो तो HPV वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। आपने उन फैमिलीज़ को कन्विंस कैसे किया? बिकॉज उनको एडुकेट करना भी तो ज़रूरी है क्योंकि बहुत रेजिस्ट भी करते हैं वैक्सीनेशन का, स्पेशली बच्चों के लिए रेजिस्ट करते हैं, दे डोंट वांट, वो अपने आप को टच भी नहीं करने देते हैं। हम महिलाओं को बुलाते थे लेडी डॉक्टर से उनका चेकअप करने के लिए, वो कहती नहीं हमें कुछ नहीं हुआ है, हमें हाथ मत लगाइए, हम एकदम ठीक है, और भाग जाती थी। तो ईजी नहीं है कन्विंस करना, बट एक ही चीज़ मैंने उनको समझाई कि माँ होकर इस वैक्सीनेशन को आप नहीं ले पाती हैं, आप नहीं ले पाएंगी, कम से कम अपनी बच्ची को सुरक्षित कीजिए।
या अपने बेटे को सुरक्षित कीजिए। देखिए पोस्टेड कैंसर भी बहुत तेज़ी से लोगों में फैल रहा है, लड़कों में, तो उससे भी उनको राहत मिलेगी सही टाइम पे वैक्सीनेशन करने से। बिल्कुल। और माँ के लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, तो फिर वो कन्विंस हो जाते हैं और ले लेते हैं वैक्सीनेशन। आप पब्लिक वेलफेयर जर्नी में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आप बता सकते हैं आपको हमारे देश का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? मुझे अपने देश का फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है। मैं बच्चों को कहती हूँ हेलो मत बोलो, वंदे मातरम बोलो। जैसे हमने जब ये शो शुरू किया तो मैंने आपसे कहा कि मुझे इंग्लिश, आई नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, बट मुझे हिंदी में बात करना अच्छा लगता है। मैं मेरे बच्चों को भी कहती हूँ कि हिंदी में बात करो, हमारी मातृभाषा है। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि हमारे पास यूथ की स्ट्रेंथ है और काफ़ी मेरे जैसी बिजनेस फैमिलीज़ हैं जो देश के लिए भी बैक एंड में काम कर रही हैं। तो देश का बहुत फ्यूचर ब्राइट है। यूथ की पावर जिस देश के पास हो उसको क्या चाहिए? रोज़ न्यू आइडियाज़, रोज़ न्यू टेक्नोलॉजी। आप यूथ से बात करिए, आप खुश हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने एज ग्रुप से बात करने से यूथ के साथ बात करना ज़्यादा पसंद आता है। उनकी इनोसेंस, उनकी बात करने का तरीका, उनकी मैच्योरिटी। और मैं चाहूँगी अगर यूथ भी इस तरह के कामों में जुड़े, सोशल सर्विसेज में, तो देश बहुत बदल सकता है। बिल्कुल। और आपका डेडिकेशन देख के मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बात किए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।